नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने गरीबों की मदद करने को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बतौर वकील भी अपने सामाजिक मूल्यों को जिंदा रखा और गरीबों की मदद की। अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीति के पेशे में भी उन्होंने साफ सुथरा ईमानदारी के मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। हम आपको उनसे सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बात करने का। सर, आपका नाम? अमन चीमा। अच्छा, आप कहाँ से, किस गांव से संबंधित हो जी? आपका गांव का नाम? जी, मेरा गांव है गुमथला गढ़ू में, तहसील पेवा और जिला कुरुक्षेत्र में। और वैसे मैं अब कुरुक्षेत्र रहता हूँ और यहीं पे मतलब पिछले 20-25 साल से यहीं शहर में रहता हूँ। तो सर, आपका गांव गुमथला गढ़ू है, तो आपकी पहली जो प्राथमिक शिक्षा है, पहली से 5वीं तक, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई सर? मेरी पढ़ाई असल में मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो जगह जगह जहाँ उनकी बदली होती रही, कैथल भी हुई, करनाल भी हुई, फिर वकालत मैंने रोहतक से करी, कुरुक्षेत्र भी पढ़ा। आपके फादर साहब का नाम सर? सरदार जसवंत सिंह चीमा। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में है सर? इरिगेशन में एससी थे, नहर महकमा में एससी रिटायर हुए थे। अच्छा, तो फिर आपने ला रोहतक से की जी। तो फिर आपने अपना करियर एक बतौर वकील शुरू कराया जी? हाँ जी, मैंने 99 में लॉ कंप्लीट करने के बाद और फिर मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने अपनी वकालत शुरू करी। तो आपने एक वकालत के पेशे को क्यों चुना? आपके सामने बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई और दूसरी नौकरियों के लिए प्रयास करता है, कोई डिफेंस में जाता है। वकालत का पेशा चुनने के पीछे आपका क्या मकसद, क्या सोच रही जी? देखो, मैं सच्ची बात बोलूँगा, उस टाइम तो जो था कि ये अच्छा कॉलेज था, लॉ कॉलेज जो था, और 5 ईयर लॉ थी वहाँ पे। तो एंट्रेंस टेस्ट था, वो मतलब क्लियर किया और वहाँ एडमिशन हो गया। तो उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि क्या होगा आगे या लॉ ही करेंगे। हो सकता ये भी था कि चलो जुडिशरी ही ट्राई कर लेंगे, लेकिन ऐसा उस समय इतना नहीं सोचा था कि आगे मैं जाके मतलब क्या करूँगा या क्या नहीं। बस ये था कि लॉ, वहाँ से लॉ करनी है क्योंकि अच्छा कॉलेज। फिर आपने बतौर वकील जब कोर्ट में बैठना शुरू किया अपना चैम्बर में रहा जी, तो एक वकील के तौर पे, एक एडवोकेट के तौर पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जो अनुभव क्या रहा? असल में मैं 99 में यहाँ आया था, उसके बाद 2002 में मैं कनाडा चला गया था और 2006 में वापस आके 2007 में दोबारा मैंने कोर्ट आना शुरू किया। तो जिस टाइम मैं दोबारा कोर्ट आया ना, तो मतलब मैं अपने साथी वकीलों के जो देखता था, रोजमर्रा की जो दिक्कतें थी, जजिस के साथ दिक्कतें या क्लाइंट के साथ दिक्कतें, और शहर में जहाँ भी जो रह रहे, तो उस चीज़ से मुझे ये होता था कि यार मैं इनके लिए ना कुछ लड़ाई लड़ूं, कुछ इनके लिए कुछ ऐसा करूं कि मैं मतलब अपने मैं वकीलों की इज्जत बढ़े, वकीलों को आराम हो, वकीलों के लिए मैं काम कर सकूं। बस यही चीज़ सोच के मैंने इलेक्शन लड़ता चला गया और 4 बार लड़ा, चारों बार जीत गया। और मतलब वकील भाइयों ने बहुत मतलब यहाँ मुझे। आप प्रेसिडेंट बने बार के जी? जी, 1 बार वाइस प्रेसिडेंट बना, 1 बार जनरल सेक्रेटरी बना, 2 बार प्रेसिडेंट बना। तो एक वकीलों के जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका क्या अनुभव रहा जी? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, बड़ा एक्सपीरियंस देने वाला रहा, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती थी वकीलों, मतलब मेरे साथियों की जो दिक्कतें दूर करने में, वकील साथियों की लड़ाई लड़ने में, इनके लिए काम करने में, जैसे चैम्बर बनाने में। तो मेरे को बहुत कुछ सिखाया मतलब इस चीज़ ने, और मुझे बहुत ही मतलब अपने गर्व महसूस हुआ बाद में कि मैं कर सका अपने भाइयों के लिए, अपनी बिरादरी, वकील बिरादरी के लिए मैं कुछ कर सका, चाहे थोड़ा कर सका, ज़्यादा कर सका, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि मैंने किया है। आपको इस पूरी यात्रा में, इस संघर्ष में कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ भी आई होंगी जी? जी, चुनौतियाँ बहुत आई। जैसे जब ये 5 मंजिला जो बिल्डिंग है यहाँ, ये मैंने ही तकरीबन कंप्लीट की थी, 90% काम मैंने ही किया था इस बिल्डिंग का। तो इसको बनाने में बहुत चुनौतियाँ आई। हाई कोर्ट में जजिस से मिलना पड़ता था क्योंकि काफ़ी सालों से ये लंबित थी, बन नहीं पा रही थी। जजिस का बहुत प्रेशर था यहाँ इलीगल चैम्बर्स को गिराने का, तो जजिस से रिक्वेस्ट करके टाइम लेना कि यहाँ पे जब तक इनके चैम्बर्स ना गिराए जाएँ, क्योंकि जब मैं प्रधान बना उसी टाइम हाई कोर्ट ऑर्डर आ गया कि इन चैम्बर्स को गिराया जाए। तो जजिस की रिक्वेस्ट करके हाई कोर्ट जजिस मीटिंग हुई, जब वहाँ पे बिल्डिंग कमेटी की रिक्वेस्ट करी, उनसे समय लिए और वादा किया कि मैं बनाऊंगा, तो बना के दिया। और वकील साथियों को समझाने में दिक्कत आई कि भाई ये लीगल चैम्बर्स हम खाली करते जाएं और नए चैम्बर्स में शिफ्ट करते जाएं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम। और लेकिन उस समय
मुझे पता है कि उन मेरे वकील साथियों को बुरा लगा, लेकिन बाद में उसी चीज की वो तारीफ करते थे कि ये काम तू ही कर गया कंप्लीट, नहीं तो और किसी होना नहीं था। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो चैम्बर्स का निर्माण करवाना और वकीलों को एक बैठने के लिए एक सम्मानजनक जगह, एक चैम्बर उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा संघर्ष है। तो उसके बाद सर आप सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हुए जी? हाँ जी, तो जब मैं, सच्ची बात है कि जब मैं यहाँ पे, जब मैं 2 बार प्रधान बना और काम किए, तो एक तो मेरे में ये, मुझे अपने ऊपर विश्वास ये हुआ कि मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, क्योंकि करोड़ों का काम किया मैंने यहाँ पे, और भगवान जानते, साहब की वकील जानते हैं कि मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। तो पेवा के जैसे हमारा राजनीति से भी परिवार जुड़ा रहा हमारा पुराना, तो पेवा के जो हमारे लोग भी थे वो भी कहते थे कि तुझे आगे आना चाहिए, और मेरे मन में भी ये था कि, क्योंकि हम यही देखते रहते थे कि मतलब हर आदमी जो है ना गाली दे देता है, हाँ ये सारे राजनीतिक चोर हैं, पॉलिटिशियन चोर हैं, लुटेरे हैं। तो मेरे मन में एक सवाल उठता था कि ठीक है यार, सब चोर है मान लिया, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम ईमानदार है तो हम आगे क्यों नहीं आते? हमें ईमानदार आदमी जब तक आगे ही नहीं आएंगे तब तक हम, वो बदलेगा कैसे? तो यही मन में सोच के ठान के मैंने मतलब कोशिश करी राजनीति में आके मैं कुछ बदलाव करके दिखाऊंगा, और मैं ये दिखाऊंगा करके कि हाँ, ईमानदार आदमी अच्छे काम कर सकते। फिर आपने किस राजनीतिक पार्टी को चुना? आपके सामने बहुत से विकल्प होंगे। जी, मैं शुरू से ही कांग्रेस में ही, हमारा पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस की ही, और मैं शुरू से कांग्रेस में ही था, तो कांग्रेस को ही मैंने चुना। तो कांग्रेस में पार्टी के अंदर आप किस मतलब पद पर या किस विंग में काम किया आपने जी? मैं यूथ कांग्रेस में भी पद पे रहा, उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव था, फिर जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और फिर मुझे एआईसीसी में भी काम करने का मौका मिला। एआईसीसी में मैं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो विभाग है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। तो मुझे मतलब 3-4 जगह मेरे को पद मिला कांग्रेस पार्टी में। तो फिर आपने एक मतलब राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर जब काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, अपना अनथक मेहनत की, तो वो एक्सपीरियंस क्या रहा जी आपका? देखो, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता बहुत हैं, और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो दिल से मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। लेकिन जो इन फाइटिंग है ना कांग्रेस में, जो हमारे जो लीडर, चाहे किसी भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन फाइटिंग है, स्टेट लेवल पे भी इन फाइटिंग है, ये चीज पार्टी को मतलब जो आज पावर में नहीं आ पा रहे, वर्कर्स की अनदेखी करना, और मतलब जो ईमानदार हैं उन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारा वो सच्चे और मेहनती कार्यकर्ता को आगे आने के मतलब रुकावटें बहुत हैं। बहुत रुकावटें हैं, बहुत ज्यादा। जैसे अब मंत्री का कोई है, चाहे वो पुत्र है, अगर वो उसको, वो डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन टिकट उसको मिल जाएगी क्योंकि वो मंत्री का पुत्र है, चाहे वो 2 बार पहले हारा ही क्यों ना हो। तो ये चीजें आदमी को बड़ा दिल तोड़ती हैं। तो यही मैंने देखा, और फिर जो आपसी इन फाइटिंग है ना, इसमें भी ये हो जाता है कि जो अच्छे, ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही अच्छा कैंडिडेट था, और भी अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन इन फाइटिंग की वजह से, और जिसकी चल जाती है ऊपर, जिसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम हो जाता है, फिर उसका कैंडिडेट चाहे बेकार हो चाहे अच्छा, उसको टिकट मिल जाती है। 2019 के पार्टी के इंटरनल सर्वे में मैं सबसे ऊपर था, लेकिन इंटरनल सर्वे का फायदा क्या हुआ? टिकट ही नहीं मिला ग्रुप। और फिर सबसे पहले जब ऐसे कह देते हैं भाई ग्रुप नहीं है, लेकिन इस बार भी 24 में जब मैं गया टिकट के लिए, तो मुझे मतलब जो हमारे प्रभारी थे उनका सबसे पहला सवाल यही था कि आपकी तीनों में से किस ग्रुप के, और आपकी कौन पैरवी करेगा। तो मतलब ये था कि वो आपकी एप्लीकेशन तब ले रहे थे कि अगर आप किसी ग्रुप को मतलब कांग्रेसी होने से महत्वपूर्ण था आप किस लीडर के साथ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज बड़ा दुख देती है कि मतलब हम मेहनत करने के बाद भी अगर हमें यही बताना पड़े कि हम किस ग्रुप से हैं, तो फिर दिल तोड़ देती है, और फिर यही हो जाता है कि यहाँ पे ही घूमते रह जाते हैं नीचे। तो आपने देखा जो अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले पूरे हरियाणा में यह आवाज चल रही थी पर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और बिल्कुल किसान मजदूर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर लड़ रहे थे, पिट रहे थे, एक उम्मीद थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से पिंड छूटेगा। लेकिन फिर जो हुआ आपके सामने कि मतलब जिस ढंग से कांग्रेसियों ने कांग्रेस की लुटिया डबो दी और भाजपा के लिए राह आसान कर दी, तो ये इसके पीछे मूल कारण क्या मानते हो? जो कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई पिछले चुनाव में, जबकि वह कांग्रेस के पक्ष में थी और जीत गई बीजेपी विपरीत परिस्थितियों में भी। जी, ये भी आपके सामने इन फाइटिंग का नतीजा था कि मतलब जैसे हुड्डा साहब को ज्यादा टिकटें मिल गई, शैलजा मैडम नाराज होगी, रणदीप सुरजेवाला को पूछा नहीं गया, कोने में लगा दिया। तो ये एक दूसरे की टांग खींचने की वजह से मतलब ये तो कोई मान ही नहीं सकता था कि 60 सीटों से कमाएंगे। मैं कहता हूँ 60 नहीं, 47-48 तो कहीं गई नहीं थी। लेकिन ये एक दूसरे की टांग खिंचाई की वजह से और शैलजा जी के नाराज हो जाने की वजह से जो
हमारे मतलब उनकी बिरादरी की जो वोटें थी वो बट गई, वो वोटें नहीं कांग्रेस को आई। मैं अपने गांव के ही उदाहरण से जानता हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई मेरे गांव में, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे शैलजा मैडम हमारी नेता है, वो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया तो हम बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस के हारने का, इन फाइटिंग। जो ये हार हुई जो क्रॉस वोटिंग करवाई कांग्रेसियों ने, इसके क्या दुर्गामी परिणाम नहीं होंगे जी? भाजपा और ताकतवर होगा उभरेगी और कांग्रेस के लिए स्पेस बनाना कठिन नहीं होगा जी? देखिए, जब तक ये इकट्ठे नहीं होते तो तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। तो ये देखो ना, मतलब 10 साल पहले हो गए थे और 5 साल अब हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे। 15 साल कार्यकर्ता के लिए मतलब कितना मुश्किल हो जाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके काम करवाएं, आप जो आपके लिए मेहनत करते हैं आप उनके साथ खड़े हों। तो वो बहुत पीछे चले गए, कार्यकर्ता भी पीछे चले गए, पार्टी भी पीछे चलेगी। 15 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा पीरियड होता है। लेकिन अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी बहुत दिक्कत आएगी सरकार। अच्छा, एक सवाल और जी, आप खुद कुरुक्षेत्र जिला से बिलोंग करते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री माननीय नायब सैनी का जिला भी कुरुक्षेत्र ही है। और अब तो उनको एक टाइम हो गया सत्ता संभाले हुए पूरी कैबिनेट कर, और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है, जो मुख्यमंत्री है, विधायक, इनकी जनसेवा कैसी है? मुख्यमंत्री क्या लोगों की समस्याएं हल कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है जी, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की सेवा पर कितनी खराब उतर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी हंसते बहुत अच्छा है। उनको मतलब हंसने में तो मतलब बहुत, उनको मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। लेकिन काम नहीं चलता हंसने से, काम तो काम से ही चलता है, चाहे वो मुंह बना के बैठे रहे। लेकिन अगर काम अच्छे करें। अब पीछे आपने देखा जिला का जो प्रधान है कुरुक्षेत्र, तो सीएम सिटी है, यहाँ का जिला प्रधान 2 लाख की रिश्वत की वजह से इनको हटाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रधान रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया जी? रिश्वत लेता हुआ पकड़ा नहीं गया, उसी वीडियो ऑडियो कॉल वायरल हुई थी जिसमें वो बात कर रहा है 2 लाख रुपए की, भाई तेरे पैसे मैं दे दूंगा, भाई नौकरी नहीं लगा, मैं सीएम साहब से बात करूंगा, सीएम के पीए से मेरी होगी। वो तो वायरल ऑडियो है ही है, उसमें यूट्यूब पे सब सुन सकते हैं। इस वजह से उसको एकदम से हटाना पड़ा। सीएम सिटी का जब जिलाध्यक्ष ही मतलब कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो अब बाकियों से क्या उम्मीद करें? जो मनोहर लाल जी कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और आप खुद बता रहे हो भाई इनके लोग पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो सरकार का दावा है ईमानदारी का, ये इसके पीछे ग्राउंड पर क्या हालात है? नहीं, बिल्कुल गलत, उल्टे हालात हैं। कोई भी काम मतलब सरकारी महकमे में आप बिना पैसे के कर ही नहीं सकते, ना आपकी फाइल एक कदम चल सकती है। मतलब कि तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन रिश्वत लेने वालों की हुई है, क्योंकि रिश्वत के रेट डबल हो गए। अच्छा, दूसरा सर एक बात और करनी थी। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि विद्यार्थी सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे, नीट का पेपर लीक हुआ, 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और जिस ब्रूटली तरीके से, भयंकर तरीके से अर्धसैन्य बलों ने, पुलिस ने पिटाई की है संसद भवन के पास, जंतर मंतर से लेकर विश्वविद्यालयों तक देश के गली कूचों में पीटा गया विद्यार्थियों को। जो दमन है, पीछे किसानों को पीटा गया, कर्मचारियों को पीटा गया, जो एक दमनात्मक कार्रवाई है इस सरकार के, इसके प्रति आपका क्या कहना है जी? देखो, जहां तक इसकी बात है कि सरकार में इसमें जो वो था, जहां तक शांतिपूर्ण था वहां तक वो भी ठीक थे। लेकिन उसमें भी कुछ गलत एलिमेंट्स आने की वजह से स्टूडेंट्स की भी जो है छवि खराब हुई, और जो सरकार थी उसने भी सही तरह से हैंडल नहीं किया जो शांतिपूर्वक काम हो सकता था। अगर आप ये काम पहले दिन ही कर देते तो ना तो इतने दिन किसी को वहां बैठना पड़ता, और ना ये झगड़े होते, ना ये तोड़फोड़ होती। दिल्ली के लोगों को कितनी परेशानी हुई उससे। तो इसमें मतलब प्रधानमंत्री कमजोर ही नजर आए, एंड जहां हुआ तो प्रधानमंत्री की कमजोरी ही दिखी इसमें। तो सर, आप खुद बतौर एक बेहतरीन एडवोकेट हैं, संविधान के जानकार हैं, पिछले दिनों ये नहीं नजर आता है जो भारतीय संविधान के मूल पिलर्स हैं, जो आधारभूत स्तंभ है, जैसे सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, उस पर बार बार आघात हो रहे हैं? सेकुलरिज्म क्या सिर्फ शब्द के रूप में नहीं बचा, जो प्रधानमंत्री जी किसी मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, या जो एक धर्म की और राजनीति का सेपरेट होना चाहिए, और सेकुलरिज्म कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके कानून बनाए जा रहे हैं, या एक हेट, नफरत, मतलब हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, कहीं हिंदू वर्सेस सिख, जो इस तरह का पूरा एक धर्म के नाम पर विभाजन इस सरकार में देखा जा रहा है, इसके प्रति आपका क्या कहना है जी? देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी जो पार्टियां जो बनी धर्म के बेस पे हैं, तो ये सब गलत है। मतलब एक अगर करेगा तो दूसरा भी करेगा, तो ये रिएक्शन, चेन रिएक्शन बनता चला जाएगा, और फिर मेन मुद्दों से हट के ना हम मतलब धर्म के ऊपर ही चलते चले जाएंगे। और मतलब
मेन मुद्दे पीछे चले जाते हैं, इसी में लोग राजी हो रहे हैं कि भाई हाँ मेरे धर्म की बात हो रही है, मेरे धर्म की बात हो रही है। चाहे मतलब आप हमारे यहाँ तो चलो फिर भी कम है, उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में देखो तो राजनीति धर्म पे चल रही है। वहां पे एक तरफ हिंदू धर्म का खींच रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम धर्म का खींच रहे हैं, काम की कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों दल लड़ रहे हैं वहाँ, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। राजनीति की मतलब एक हिंदू की साइड ले रहा है तो एक मुसलमान की साइड ले रहा है। ये काम बंद होना चाहिए, सबको मतलब चलना चाहिए। अब जैसे ओवैसी साहब बीच में कूद पड़ते हैं, वो भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये चीजें सबको बंद करनी पड़ेंगी अगर मतलब ये सही चला। हाँ, अगर गलत है, कोई हिंदू गलत है, हिंदू को भी सजा, और कोई मुसलमान गलत है तो उसको भी सजा। हम ये नहीं कहते कि भाई अगर कोई गलत है तो उसको उस प्रोटेक्ट करा जाए। अगर कोई हिंदू, सारे हर धर्म में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। और हम इस बात, मैं तो इस बात का बहुत मतलब करता हूँ सपोर्ट की, जो भी गलत है किसी भी धर्म में उसको सजा मिलनी चाहिए।